हेलो स्टूडेंट्स, आ गए सभी लोग। चलिए, आज भी मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछने वाला हूं मैं आपसे। चलो, आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का, और इसमें हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलो शुरू करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में, जरा वो मुझे कुछ आप बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि मैं एक बस में ट्रेवल कर रहा था और सीट नहीं मिली। अब सीट नहीं मिली तो खड़ा होना पड़ा। मान लीजिए यहां से इस तरीके से हैंडल को पकड़ के और यहां से खड़ा होना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से हैंडल को पकड़ के खड़ा होना पड़ा। अब हुआ क्या, बढ़िया सी फोटो नहीं बनी, कोई बात नहीं, पर हुआ ये कि हैंडल को पकड़ के खड़ा हुआ, बस यूनिफॉर्मली चल रही थी, मान लो v स्पीड के साथ चल रही थी। अचानक से ब्रेक लगे और ब्रेक लगते ही आगे की तरफ गिर गया। मैं आगे की तरफ गिरा, मतलब ये नहीं कि गिर गया, वो हैंडल झूठा, लेकिन आगे की तरफ मेरा जो वेट है वो आगे की तरफ चला गया, मेरी बॉडी आगे की तरफ चली गई। क्यों हुआ ऐसा? वाई? क्या रीजन है? ऐसा ही तब हुआ था कि जब बस ने चलना नहीं शुरू किया था, पहले वो रेस्ट में थी, सीट तब भी नहीं मिली थी, मैं तो खड़ा ही था, रेस्ट में थी। अचानक से उसने चलना शुरू किया तो मैं एकदम से, मेरी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ गई। तो मतलब ये हुआ कि चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगे तो मैं आगे की तरफ झुक रहा हूं। अचानक से ब्रेक लगे तो, ठीक है ना, अचानक से जैसे ही ब्रेक लगेंगे आगे की तरफ झुकूंगा, ठीक है। और बस जब चल नहीं रही है, रेस्ट में है, और बस अचानक से आगे की तरफ चली तो मैं पीछे की तरफ गिरा। ये क्या है? ये क्या हुआ मेरी बॉडी के साथ? ये समझ में नहीं आया मुझे, समझाओगे? चलो मैं बताता हूं। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यही चीज। अब मैं बताता हूं न्यूटन ने क्या कहा था, फर्स्ट लॉ उसका क्या था। न्यूटन ने यह कहा कि जो बॉडी यूनिफॉर्मली v स्पीड के साथ चल रही है वो पूरे टाइम चलती रहेगी, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, अगर उसको रोकने वाला आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो। अगर आपने उस पर कोई फोर्स रोकने वाला अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाया, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसके अपोजिट आपको लगाना पड़ेगा रोकने के लिए फोर्स, तो वो अगर नहीं लगाओगे तो वो बॉडी इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। या फिर जो बॉडी एक जगह रेस्ट में रखी हुई है, वो बॉडी इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट में ही रखी रहेगी। अगर उसको चलाने के लिए, मान लो आप चाहते हो मैं उसको चला दूं, तो चलाने के लिए आपको उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, F। मतलब मैं सीधी सी बात कहूं कि चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए फोर्स की जरूरत होती है और रुकी हुई बॉडी को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो हुआ, ठीक है ना। तो आपको जरूरत पड़ेगी फोर्स की, चाहे चलाने के लिए और चाहे चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए। अब इसको, जो ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है ना कि अपनी स्टेट को वो छोड़ के नहीं जाना चाहती। मान लो जो बॉडी रुकी हुई है वो चाहती है मैं रुकी रहूं, अपने आप से कोई एफर्ट नहीं करेगी, आप करोगे। आप चाहते हो कि वो चले तो आप उस पर फोर्स लगाओगे, आप उस पर एफर्ट लगाओगे। जो बॉडी चलती हुई है, जैसे अर्थ है, घूम रही है, ठीक है ना, तो उस पर क्या है कि वो चाहती है कि वो घूमती रहे। अगर उस पर कोई अपोजिट इस तरीके का फोर्स लगा लिया आपने, वो तभी रुकेगी, नहीं रुकेगी वरना,
चल रही है, चलती रहेगी चलती रहेगी। चलो वहां तो और भी बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, आपस में बैलेंस्ड करके काम हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे सन के और अर्थ के बीच में जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स उससे मिल जाता है। अब आपको सर क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो अभी हमारा मैटर नहीं है। जब भी कोई पार्टिकल आपका सर्किल में घूमेगा तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, तो वो वहां पे मिलता है। कहां से मिलता है वो सब चीजें बाद की बात है। हमें यहां डिस्कस करना है अभी फिलहाल कि कोई भी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत, कोई भी बॉडी को रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत। ठीक है, बात समझ में आई हमारी कि जो है फोर्स की जरूरत है हर सिचुएशन में। अब इसी को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं। क्या हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी अगर रेस्ट में बॉडी है, रेस्ट में बॉडी है, तो इसका मतलब उस पर कोई भी फोर्स जो लगा हुआ नहीं है, कोई भी फोर्स लगा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि फोर्स लगा हुआ नहीं है। इसका वेट है नीचे की तरफ mg, इससे नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है। पिछली बार हमने पढ़ा था उसके फ्री बॉडी डायग्राम के बनाने के बारे में, तो नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है। n ने mg को बैलेंस करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गए, तो टोटल फोर्स इस पे 0 आ गया। टोटल फोर्स 0 है यहां पे इस सिचुएशन में, है या नहीं? जब भी बॉडी पर टोटल फोर्स 0 होगा तो बॉडी कहलाएगी कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहां से हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। रेस्ट में बॉडी रखी हुई है तो वो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा सर, अगर बॉडी चलती हुई हो, हाँ चलती हुई है, v स्पीड के साथ चल रही है, कांस्टेंट स्पीड के, और वो भी स्ट्रेट लाइन में चल रही है आगे की तरफ सीधा, तो उस पर भी आपका जो फोर्स है टोटल फोर्स ये 0 होगा। क्यों सर, ये इस पे क्यों 0 होगा? भाई देखो, mg तो नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, दोनों बैलेंस। v स्पीड देके आपने इसको छोड़ दिया, स्पीड बढ़ तो नहीं रही है ना। स्पीड बढ़ती है तभी उसमें होता है एक्सेलरेशन, स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन यहां मैं बात करूंगा एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को मैं उस स्पीड की तरह ही देख लूंगा। ठीक है, तो बात वही है कि स्पीड बढ़ नहीं रही है। स्पीड जब बढ़ती है तभी तो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन जब होता है तो फोर्स होता है, क्योंकि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम यही बात करेंगे कि जब भी किसी के पास एक कांस्टेंट स्पीड होगी तो मतलब उस पे जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो 0 है, मतलब वो भी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी दो तरीके से आपके पास इक्विलिब्रियम होती है, वो रेस्ट में हो तो भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। ठीक है ना, तो ये दो केसेस आपके पास रहेंगे। इसी को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है आपका वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर बेस्ड है। बॉडी के पास जब इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपका काम कर रहा है उसकी वजह से। तो वही तो उसने फर्स्ट लॉ में यही तो बताया गया कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और जब इक्विलिब्रियम चलती हुई बॉडी पर होगा तो चलती हुई है तो चलती रहेगी। अब सर रुकेगी कैसे? इक्विलिब्रियम जब नहीं होगा हम उस पे एक और फोर्स लगा देंगे, इक्विलिब्रियम उसमें नहीं रहेगा। मान लीजिए इसको रोकने के लिए आगे जाके इसको इधर से पकड़ के खींच लिया, तो एक और फोर्स लगा लिया ना हमने, उस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, उसकी वजह से रुकेगी। रेस्ट में है, मैं चाहता हूं ये चले, तो इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में रहती है। अगर बॉडी को चलाना है तो उसके इक्विलिब्रियम को आपको हटाना पड़ेगा, उस पे आपको फोर्स लगाने पड़ेंगे जिससे उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और बॉडी चलना शुरू हो जाए। यह है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब ये इसमें एक वर्ड आता है इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड क्या होता है? ये बेसिकली इनर्शिया वर्ड होता है, हर एक बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, वो अपनी स्टेट को कांस्टेंट रखना चाहता है। ठीक है ना, तो मैं यहां से लिखूंगा एवरी बॉडी
every body continuous in its state, continuous in its state, rest or uniform speed in straight line। हर एक बॉडी कॉन्टिन्यूअस रहती है इन इट्स स्टेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म, या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन में, हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस रहती है। अनलेस, जब तक कि उस पर अनलेस ए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन दी बॉडी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो बॉडी अपनी स्टेट में कॉन्टिन्यूअस बनी रहती है। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अपनी स्टेट में रहने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है ना। ये तो एक तरीके से न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम? इनर्शिया कहेंगे। दिस प्रॉपर्टी of body is called inertia। अब देखो यहां पे इनर्शिया हर जगह आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया था, ये बस चल रही थी, मैंने ऐसे पकड़ के रखा था, ठीक है ना, और हुआ क्या कि जैसे ही बस रुकी अचानक से मैं आगे की तरफ गिरा। तो क्यों? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि मेरी बॉडी उस बस के साथ साथ पहले जा रही थी बिल्कुल। तो अब वो किस में थी? रेस्ट में थी, बस के रेस्पेक्ट में। तो रेस्ट में थी, तो फिलहाल मेरी जो बॉडी है वो रेस्ट स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में। अब रेस्ट स्टेट में है, अगर क्या होगा ये कि ब्रेक लगेंगे तो जो आपकी बस है वो रुकने की कोशिश करेगी। अब बॉडी किस में है? बस के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन ओवरऑल चल रही है। बस के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन ओवरऑल बस के साथ साथ जा रही है ना, बस के साथ साथ चल रही है। तो आप उसको स्ट्रेट लाइन मोशन में कहो, बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन क्योंकि ये ना फर्स्ट लॉ जो होता है ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। अब बस के फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो बॉडी रेस्ट में है, लेकिन अगर बाहर से कोई देख रहा है हमको तो हम चल रहे हैं, बस भी चल रही है और हम भी चल रहे हैं। तो जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए तो क्या होगा कि वो बॉडी जो चल रही थी अब वो रेस्ट में आने की कोशिश करेगी। तो जो मेरे पैर जो हैं वो बस के सरफेस पे टच हैं, तो होगा क्या? वो सबसे पहले, क्योंकि जो टच है बॉडी का, जो पार्ट टच है वो सबसे पहले रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे तो चलने की आदत पड़ी हुई है ना, ये तो चल रहा था, अभी तक तो चल रहा था। अब ये वाला हाथ ये बस से टच है, और नीचे से पैर वो भी बस से टच है, तो बस उनको क्या करेगी? बस उनको रोकने की कोशिश करेगी। तो मैं थोड़ा सा आगे इस तरीके से आगे की तरफ गिरूंगा, पैर पीछे की तरफ जाएंगे, ये हाथ पीछे की तरफ जाएगा, मैं आगे की तरफ इसलिए गिरूंगा क्योंकि ये जो मेरा बीच वाला हिस्सा है, ये बॉडी का पार्ट, इसको तो चलने की आदत है। ये अपनी स्टेट क्या थी इसकी? चल रहा था पूरा बॉडी का, तो पूरी बॉडी चल रही थी, ये अपनी स्टेट को कॉन्टिन्यूअस करना चाहता है। तो क्या होगा? इसलिए आगे की तरफ झुकूंगा मैं, समझ गए? ये हाथ पीछे रह जाएगा और इस तरीके से आगे की तरफ झुकूंगा। तो ये क्यों हुआ? इनर्शिया की वजह से हुआ। ये है इनर्शिया कि बॉडी का जो पूरी बॉडी थी हमारी, उसका कुछ पार्ट जो बस से टच था, तो बस उसको तो एकदम से रेस्ट में ले आएगी, रुक जाएगी, क्योंकि ब्रेक लगाई बस ने तो। और जो बाकी का पार्ट जो उससे एकदम से टच नहीं था वो तो चल रहा था ना, तो अभी भी कुछ पल के लिए, एक पल के लिए तो वो चलता ही रहेगा आगे की तरफ। अब ये है ना कि बीच में टूट के ऐसे हम गिर तो जाएंगे नहीं, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए हम भी रुक जाएंगे, लेकिन आगे की तरफ झुकेंगे जरूर। बात समझ में आ गई होगी कि ये प्रॉपर्टी इनर्शिया है। ऐसे ही बस खड़ी हुई थी, मैंने ऐसे पकड़ के रखा था, ठीक है, तो जैसे ही बस आगे की तरफ चलेगी तो मैं पीछे की तरफ झुक। क्यों? क्योंकि बस रेस्ट में थी, मेरी बॉडी भी रेस्ट में थी। ठीक, एकदम से बस आगे की तरफ चली, बस आगे की तरफ चली, तो बस मोशन में आई, तो मेरी बॉडी जहां जहां बस से कनेक्ट है
वो पार्ट आपका एकदम मोशन में आएगा। मोशन में आएगा तो मतलब ये हाथ आगे जाएगा, ये पैर आगे जाएंगे और ये बॉडी ऐसे पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट में थी, इसकी तो आदत पड़ी हुई है ना रेस्ट में रहने की। इनर्शिया का मतलब यही है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, उससे अदर स्टेट का अपोज करती है। तो पहले रेस्ट स्टेट में थी, तो जैसे ही मोशन वाली स्टेट में आएगी तो उसका अपोज करेगी। इस वजह से ये हो रहा है कि हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। ये होता है आपका इनर्शिया। अब बात करते हैं न्यूटन्स का। ये भी बता दिया मैंने कि जो ये फर्स्ट लॉ होता है आपका, ये इक्विलिब्रियम बेस्ड है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में हो या चलती हुई हो, उसका इनर्शिया जो होगा, उसकी प्रॉपर्टी, जो उसका इनर्शिया है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहना चाहती है वो बॉडी। ठीक है, लेकिन उसके हर एक स्टेट में, दोनों स्टेट में, चाहे वो मोशन में है और चाहे वो रेस्ट में है, मोशन में भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर वो कांस्टेंट स्पीड के, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चले, और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चले और स्ट्रेट लाइन में चले। ये भी जरूरी बात है, स्ट्रेट लाइन में चले। अब दूसरी बात यहां से आती है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में तब भी हो सकती है जब वो आपकी रुकी हुई है रेस्ट में। ये मैंने दोनों बातें बता दी। तो इक्विलिब्रियम पर बेस्ड हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट चलेगा। अब बात आती है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके क्वेश्चंस को कैसे करना है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। और दूसरी बात आएगी आपकी यहां से कि इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस भी हम चलो सॉल्व कर लें, तो उसका जो आपका मेन रीजन है इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम्स की जरूर पड़ेगी, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन करेंगे, इक्विलिब्रियम को समझेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है तो और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, वो सारी बातें अभी हम समझने वाले हैं। तो शुरू करें क्वेश्चंस को करना। चलो मैं अब आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं और इक्विलिब्रियम के बारे में पहले मैं पूरी डिटेल बता देता हूं किस तरीके से करना है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो टोटल जीरो हो जाते हैं। मान लीजिए ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मैंने कहा वो इक्विलिब्रियम रेस्ट में भी हो सकता है, वो इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन में चलते हुए। तो फिलहाल ये रेस्ट में, मैं रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ। तो इक्विलिब्रियम में तभी होगा इस पर जब बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए, मान लीजिए इधर लगा हुआ है F1, इधर लगा हुआ है F2, इधर लगा हुआ है F3, इसी तरीके से F4, अलग अलग फोर्सेज लगे हुए हैं, लेकिन सारे फोर्सेज का सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और कितने भी फोर्सेज लगे हुए सबका वेक्टर सम अगर जीरो आ जाए तो समझो बॉडी इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सिग्मा ऑफ F वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। सिग्मा का मतलब हो गया उन सारे फोर्सेस का समीशन। सिग्मा का कैसे यूज होता है आपका समीशन की जगह, कि उन सारे फोर्सेस को आप वेक्टर की फॉर्म में ऐड कर दीजिए। जैसे वेक्टर ऐड होते हैं आपके, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों और इक्वल है मान लीजिए, ठीक है, तो उनका वेक्टर सम कितना हो जाएगा जीरो। मान लो इधर 3 लेंथ का वेक्टर, इधर 3 लेंथ का वेक्टर अपोजिट लगे हुए हैं तो जीरो। जैसे आपने देखा भी होगा, मान लीजिए एक रस्सी है, रस्सी को पकड़ के इधर से खींच रहे हैं, रस्सी को इधर से पकड़ के खींचा जा रहा है, जिस फोर्स से, उसी फोर्स से रस्सी को इधर खींचा जा रहा है, तो वो कहीं भी नहीं जाएगी, बीच में ही अटकी रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी। तो ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है। अब बेसिकली इक्विलिब्रियम हमारे पास दो टाइप का होता है। दो टाइप का क्या? एक तो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मैं बताता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे। इक्विलिब्रियम हमारे पास बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला तो यही है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये वाला, जब उस पर टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका? रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है जब बॉडी पर लगने वाला, मान लीजिए उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी वजह से जो टॉर्क भी जनरेट हो रहा है, मान लो एक इस कोने पे फोर्स लग रहा है, एक इस कोने पे लग रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जितने भी फोर्स लग रहे थे वो सारे एक पॉइंट पे लग रहे थे बॉडी पे, तो हम उस बॉडी को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट मास की तरह।
लेकिन अगर पॉइंट मास की तरह ट्रीट ना करें और बॉडी पर लगने वाला जितने भी फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F4, उन्होंने जितना उसमें टॉर्क जनरेट कर रखा है, टॉर्क जनरेट समझते हो ना, देखो जैसे चलाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है बॉडी को, ऐसे ही घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। वो टॉर्क भी जनरेट फोर्स से ही होता है। तो अगर बॉडी पर लगने वाले टोटल फोर्सेस का टॉर्क, जैसे टॉर्क F1 लगा रहा है τ1 टॉर्क, F2 लगा रहा है τ2 टॉर्क, और F3 लगा रहा है, ये F3 है मान लीजिए, वो है τ3 टॉर्क, और F4 लगा रहा है τ4 टॉर्क। आगे पढ़ेंगे हम ये सारे। तो सारे टॉर्क का सम अगर 0 हो जाए, वेक्टर सम, वही वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, तो सारे टॉर्क्स का जो सम है वो अगर 0 हो जाएगा तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और कौन से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब सीधी सी बात बताऊं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि बॉडी ना तो आगे जा सकती, ना पीछे जा सकती, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं जा सकती, किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं जा सकती। ठीक। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि वो बॉडी घूम नहीं सकती, क्योंकि रोटेशनली भाई मान लो आगे तो जा नहीं सकती लेकिन वो अपनी जगह पे घूमती रहे, तो वो रोटेशनली इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो रोटेशनली इक्विलिब्रियम को तो पढ़ेंगे हम, इसको तो पढ़ेंगे आगे रोटेशन चैप्टर में। ठीक है, अभी हम यहां पे ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के सेंटर पे लगा हुआ जो ये फोर्स होंगे उन सब का वेक्टर सम 0 होगा, तो बॉडी कहलाएगी कि वो ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम में है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच ये रहती है कि हम क्या करते हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन में है, एक बॉडी पर लगने वाले, ये अप्रोच है हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने, अप्रोच फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारी जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं सबको आप x की और y की डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट कर लीजिए। अब ये कहा कि ये बॉडी, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए, मान लो ये इधर फोर्स लगा हुआ है एक F1 और थीटा के एंगल पे लगा हुआ है, इधर इसका वेट नीचे की तरफ mg, और इस पे इधर की साइड में लगा हुआ है F2 और ये बीटा के एंगल पे लगा हुआ है। तो अप्रोच हमारी ये है कि अगर उसने ये कह दिया कि ये फिर भी इतने फोर्सेस लगने के बावजूद, और जिस पे ये रखा हुआ है उससे नॉर्मल रिएक्शन भी मिल रही होगी, हाँ बिल्कुल। अगर उसने ये बोल दिया कि ये इक्विलिब्रियम में है इतने फोर्सेस लगने पर, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? अभी हम बात मैंने बता दी कि रोटेशन में जाके इस वाले इक्विलिब्रियम की बात होगी, तो यहाँ पे ये वाला इक्विलिब्रियम तो भूल जाओ। तो इक्विलिब्रियम कौन सा है अभी? ट्रांसलेशनली सर ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा। अब उसे हम सर वेक्टर से ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा, जैसे F1 वेक्टर को n वेक्टर के साथ ऐड करो तो बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा, n को फिर F2 के साथ ऐड करो उनको, तो उनका mg को F2 के साथ ऐड करो तो उनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, और इस तरीके से टाइम लगेगा। तो उसका बहुत अच्छा सा तरीका ये होता है, वो अप्रोच में आपको बता, बहुत अच्छा सा तरीका ये होता है कि हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाले फोर्सेस का सम, मतलब सिग्मा Fx, एक्स एक्सिस वाले जितने भी कंपोनेंट हैं फोर्स के उनको 0 रख देते हैं, उनका वेक्टर सम 0 रख देते हैं, और Fy वाले अलग लेके उनको 0 रख देते हैं, और अगर 3D में लगा हुआ है तो Fz वाले भी उनको 0 रख देते हैं। ये बहुत कम होगा हमारे पास, Fz वाला नहीं होगा ज़्यादातर। तो हमारे पास Fx और Fy, क्योंकि ज़्यादातर जब भी बॉडी चलेगी तो वो प्लेन के अंदर चलेगी, 3D में चलेगी तो 3D में चलने के लिए तब Fz की वैल्यू वहाँ पे हमें 0 करनी पड़ेगी, तो ये बहुत कम मिलेगा हमें, ये मिलेगा ज़्यादातर। चलो अब बात करते हैं कि ठीक है तो सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसको मैंने बताया कि आपको x की डायरेक्शन इधर मान लेते हैं और y की डायरेक्शन इधर मान लेते हैं। तो x की डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनके कंपोनेंट निकाल लो, और y की डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट निकाल लो। तो x की डायरेक्शन का कंपोनेंट सर ये तो F1 है, तो इसे x की डायरेक्शन में ब्रेक करो, F1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ
F1 साइन थीटा। ऐसे ही बिल्कुल इसको भी करो, F2 x की डायरेक्शन में ये हो गया F2 कॉस बीटा, और नीचे की तरफ यहां हो गया F2 साइन बीटा। ये आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि मान लीजिए इधर एक फोर्स है F, मैंने बता रखा है, और ये है थीटा। तो इसको x की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, थीटा के नीचे वाला कंपोनेंट याद रखो। आपको x की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आपको इस बात से मतलब है कि थीटा के नीचे वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, तो f कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा तो f साइन थीटा। ठीक हो गई बात। अगर ये सर ऐसे हो तो अब चाहे जैसे हो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मान लो ये है थीटा और ये है मान लीजिए f, तो थीटा के नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा f का, f cos थीटा, और थीटा के इसके परपेंडिकुलर, f के इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया f साइन थीटा। थीटा के सामने वाला कह लो इसको f साइन थीटा। इस तरीके से हमेशा कंपोनेंट ब्रेक होंगे। तो कंपोनेंट ब्रेक किए हमने, इसका भी किया, इसका भी किया। अब मैंने क्या कहा कि आपको x वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम 0 कर देना। वेक्टर सम का मतलब ये हुआ, वेक्टर सम का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन के साथ जो इधर की डायरेक्शन वाला है, इधर की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, उसको प्लस लो, क्योंकि आपको पता है इधर प्लस होता है x और इधर की साइड में माइनस होता है। मैं बता देता हूँ कि इधर की साइड में जो भी कंपोनेंट होगा उसे प्लस में लेंगे तो इधर की साइड वाला माइनस में, ऊपर की साइड वाला प्लस लेंगे तो नीचे की साइड वाला माइनस लेंगे। ये ध्यान देना है हमको। तो ठीक है, चलो आगे की तरफ F1 cos थीटा, ठीक, प्लस में लेना है, क्योंकि ये वाली कंपोनेंट, ये वाली जो डायरेक्शन है वो प्लस की है, प्लस x की है। ठीक, x की डायरेक्शन में और कोई है इस तरफ और कोई नहीं है। अब वापस आ जाओ, इस तरफ है कोई, हाँ है, वो है F2 cos थीटा, तो वो माइनस में, क्योंकि इस तरफ है तो माइनस में होगा, तो माइनस का F2 cos थीटा। ये आ गए x की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, इनका वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे लिया? जब आपने साइन के साथ लिया है तो इनकी डायरेक्शन ली है, तो वेक्टर सम आपको 0 रख देना है, 0 रख देना। ये तो सर आ गया F1 cos थीटा इक्वल्स टू में F2 cos बीटा। ये आ गई आपकी इक्वेशन पहले, F1 और F2 के बीच में ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब तो सर इतना घुमा फिरा के बताया, सीधे सीधे बता देते ना कि आगे का फोर्स पीछे के फोर्स के इक्वल। हाँ वही तो है, आगे का फोर्स पीछे के फोर्स को बैलेंस कर लेगा, तभी तो वो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। आगे का फोर्स पीछे वाले फोर्स को बैलेंस कर लेते, तो आगे कौन था? F1 cos थीटा, ये रहा, और पीछे की तरफ उसको खींचने वाला कौन था? F2 cos थीटा, ये रहा, आपस में बैलेंस। वही बात है, मैंने बस उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा था, समझाने के लिए कर रही है ये सारी बातें। तो अब समझ के आप तो फिर उसको ऐसे ही यूज करोगे ना, बार बार उसे ऐसे थोड़े ही ना लिख के दिखाओगे। चलो ठीक है, तो अब तो सर फिर ऐसे ही तो इसमें भी मान ले कि ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के इक्वल। हाँ बिल्कुल, ऊपर का फोर्स कौन कौन है? n है ऊपर का फोर्स, और कौन है? प्लस F1 साइन थीटा है। और किसके इक्वल? नीचे का फोर्स कौन कौन हुआ? mg हुआ, और नीचे का फोर्स ये कंपोनेंट F साइन बीटा, F2 है ये, F2 साइन बीटा। ये हो गया आपका, ये भी आपस में बैलेंस हो गए क्योंकि ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब बात करेंगे बिल्कुल सीधी सीधी, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। चलती हुई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में, या रुकी हुई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो समझिए वहां पर फोर्सेस को बैलेंस कर रखा है, तभी वो इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। टोटल फोर्स उस पर 0 है। तो x की डायरेक्शन वाला फोर्स इस तरफ और x की डायरेक्शन वाला फोर्स इस तरफ, दोनों को आपस में इक्वल कर दो। y की डायरेक्शन वाला फोर्स इस तरफ, y की डायरेक्शन वाला फोर्स नीचे की तरफ, दोनों को आपस में बैलेंस। सर ऐसे ऐसे नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर लेना, बस एक ले लेना, एक डायरेक्शन तो एक ले लेना, दूसरी उसके परपेंडिकुलर, किसी भी डायरेक्शन में करो। क्योंकि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे कि ऊपर से कोई ब्लॉक आ रहा है नीचे की तरफ और मान लो वो बैलेंस में है, तो प्लेन के पैरेलल लेंगे और प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे। तो हम एक काम करेंगे ना, प्लेन के पैरेलल, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये बॉडी इस पर रखी हुई है, ठीक है ना। अभी हमें कहना है कि ये बैलेंस में है मान लीजिए, तो पीछे से इसे रस्सी से बांध रखा है हमने, रस्सी से पीछे की तरफ टेंशन T और आगे की तरफ जो ये mg है। अब हम, कोई जरूरी है कि x और y ऐसे ही माने कि ये x हो गया ये y हो गया? कोई जरूरी है क्या यार? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम x और y को प्लेन की ही डायरेक्शन में भी मान सकते हैं। प्लेन के पैरेलल इधर
x मान लिया और प्लेन के परपेंडिकुलर y मान लिया। तो ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किसी भी डायरेक्शन में कन्वेंशन है, कन्वेंशन अपनी तरफ से मानना है, किसी भी डायरेक्शन में मान लो, किधर को भी ऐसे करके मान लो, थोड़ा सा रोटेट करके। भाई पहले मैं x और y इधर ऐसे ऐसे मान रहा था, मैं थोड़ा सा इसको घुमा के मान लूँ, इधर प्लेन की डायरेक्शन में पैरेलल x मान लूँ और प्लेन के परपेंडिकुलर y मान लूँ। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप उसी डायरेक्शन के फोर्सेस को आपस में इक्वल करोगे। बस सीधे से देखना है, चलाने वाला और पीछे रोकने वाला, इक्विलिब्रियम तो तभी होगा, चलाने वाला और पीछे रोकने वाला इक्वल होंगे। ऐसे ही ऊपर की तरफ उठाने वाला या नीचे की तरफ खींच के रखने वाला इक्वल होंगे आपस में, वहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी क्वेश्चंस जब हम इसके करते हुए चलेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस फ्रेम्स की बात करते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं? देखो रेफरेंस फ्रेम का मतलब हुआ जिस जगह खड़े होकर हम किसी के मोशन को, किसी बॉडी के रेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जहां से ऑब्जर्वेशन की जाती है। मान लीजिए मैं यहां पर खड़े होकर और सामने देख रहा हूं कि एक बोट जा रही है रिवर के अंदर और उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बोट के मोशन को। बाहर खड़े होकर, किनारे पर खड़े होकर, बाहर खड़े होकर किनारे पर उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मेरा जो ये है जहां पे मैं खड़े होकर कर रहा हूं उसको रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे, रेफरेंस फ्रेम, ठीक है ना। तो जहां पर भी खड़े होकर आप किसी बॉडी के मोशन को डिटेक्ट करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसकी सारी प्रॉपर्टी देखने का कोशिश करोगे कि वो कैसे चल रहा है, किधर चल रहा है, क्या डायरेक्शन है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अब रेफरेंस फ्रेम को जरूरी है कि मैं किनारे पे खड़ा रहूं, हो सकता है कि मैं बोट में बैठकर और बाहर कोई खड़ा हो उसके मोशन को ऑब्जर्व करो, तो तब मेरे लिए रेफरेंस फ्रेम बोट है, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए मैं लिफ्ट में खड़ा होके लिफ्ट जा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है और बाहर देख रहा हूं, बाहर की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बाहर के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे लिए रेफरेंस फ्रेम कौन है? ये लिफ्ट है, लिफ्ट। ये होता है रेफरेंस फ्रेम, जहां भी खड़े होकर हम कुछ बॉडीज को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, रेफरेंस फ्रेम बेसिकली हमारे पास ये जो फ्रेम होते हैं, रेफरेंस फ्रेम, ये मेनली दो टाइप का होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, चाहे स्पीड हो सकती है उसमें कांस्टेंट, स्पीड कैन बी v, स्पीड जो है उसमें हो सकती है कैन बी जीरो और नॉन जीरो। मतलब मैं यहां से ये कहूंगा कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो होते हैं जो या तो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे, मान लो कोई जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, तो वो रेफरेंस फ्रेम है। कौन सा रेफरेंस फ्रेम है? इनर्शियल। हाँ, अगर वो रुकी हुई है सर, रेस्ट में है, तो भी वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। मैंने बताया बस उसमें एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, चाहे वो रुकी हुई हो, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, ठीक है। नॉन इनर्शियल, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, जिसमें एक्सेलरेशन आपका जीरो नहीं होता। ऐसी कौन सी बॉडीज हो सकती है? जैसे आप बस में बैठे हुए हो और बस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग आगे को चल रही है, चलती जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सेलरेशन है, तो और हम इसके अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम इसके अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये कौन सा फ्रेम हो जाएगा आपका? नॉन इनर्शियल। अब ये बात भी समझने की है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी रेस्ट में है जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, लेकिन ये सारी चीज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। किस तरीके से रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है वो समझने की बात है।
क्योंकि न्यूटन ने बताया कि बॉडी रेस्ट में है और वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को बनाए रखना चाहती है, लेकिन क्या पता वो किसी बस के अंदर रखी हुई हो, क्या पता वो किसी बस के अंदर रखी हुई। तो बस जो है ना वो इनर्शियल फ्रेम वाली होनी चाहिए, मतलब v स्पीड से चलती हुई होगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहेंगे, मान लीजिए ये बस है, समझने की कोशिश करना इसको जरा, और इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये बस v स्पीड से कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, तो ये जो ब्लॉक है बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। जैसे मैं भी बता रहा था, अभी मैं खड़ा था तो बस के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में था ना, बस भले ही चल रही हो, तो बस के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है। ये जो m मास का ब्लॉक है, मास m ब्लॉक इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बस के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि v स्पीड से चलते हुए वो रेस्ट में है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो था कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखता है। हाँ बिल्कुल बरकरार रखेगा, लेकिन अगर आपने बस को स्पीड दे दी मतलब स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेशन दे दिया तो उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। तो उस सिचुएशन में ये जो रेस्ट में था वो रेस्ट में नहीं रहेगा। मतलब सर तो ये बात हो गई कि इसका मतलब यहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता था कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन यहां रेस्ट में था, लेकिन एक्सेलरेशन देने की वजह से वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ देगा। क्यों सर? वो तो मैं बताऊंगा। यहां पे एक इमेजिनरी फोर्स लगना शुरू हो जाता है जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। अब जब कोई बॉडी पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है तो वो फिर इक्विलिब्रियम में कहां रह गई? पहले तो वो इक्विलिब्रियम में थी, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी तो ये अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के, ये रेस्ट में जरूर थी, लेकिन जब हमने इस पे एक्सेलरेशन ए लगाया, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई, तो ये अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के हो सकता है कि पीछे की तरफ खिसक जाए, या टेंडेंसी बने इसकी पीछे की तरफ खिसकने की, क्योंकि स्यूडो फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है। तो यहां पे एक फोर्स काम करेगा F, जिसको हम बोलेंगे स्यूडो फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से जब भी एक्सेलरेशन होगा लगेगा तभी ये, जब भी पूरे फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उसमें रखी हुई जो बॉडीज होती हैं उन पे स्यूडो फोर्स काम करने लगता है, इसलिए उनका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहां से इनका जो इक्विलिब्रियम है, इस बॉडी का इक्विलिब्रियम will be disturbed by pseudo force। तो ये इक्विलिब्रियम जो है यहां से इसका डिस्टर्ब किस वजह से हो रहा है? स्यूडो फोर्स की वजह से हो रहा है। तो मैं सीधी सी बात अब ये कहूं, यहां से ये पॉइंट निकल के आया कि जब भी कोई बॉडी जो है रेस्ट में होती है तो वो फ्रेम पे डिपेंड करती है कि फ्रेम के अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है। आप बस के अंदर से इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि रेस्ट में है, मतलब इसका फ्रेम कौन ले रखा है? आपने क्या ले रखा है? बस ले रखा है। अब इसी तरीके से बस के अंदर से देखोगे तो ये भी आपको रेस्ट में नजर तो आएगी, लेकिन अगर बस ने एक्सेलरेशन पकड़ लिया तो बॉडी अपने आप को पीछे खिसकाने का कोशिश करेगी स्यूडो फोर्स की वजह से, तो उसका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम। अब उसका इक्विलिब्रियम हो सकता है फ्रिक्शन विक्शन उसको बैलेंस कर ले, वो रुकी रहे, और ये भी हो सकता है कि बस टेंडेंसी बने उसकी पीछे खिसकने की, और ये भी हो सकता है कि वो पीछे खिसक ही जाए। जैसे आपने देखा होगा कि ये अभी फिलहाल देखो रेस्ट में, मैं इसको ऐसे चलाऊं, ऐसे तेजी से ऐसे करूं तो ये पीछे की तरफ खिसकेगा, किसका? ये समझ में आई होगी बात। तो ये बात करने की आपकी हो गई कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, और वो कौन से फ्रेम में वैलिड करता है? कौन से फ्रेम में वैलिड करता है? हमारा कौन से फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम में वैलिड करता है। तो ये बात नोट करने की मैं यहां से लिख देता हूं, नोट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम।
इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड होता है। चलो सर ये भी बात हम समझ गए। अब यहां से एक और बात समझ लो कि जो अर्थ होती है ना, अर्थ, ये भी बात नोट करके लिख लो, वो अप्रोक्सीमेट आपका इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होती है। अर्थ इज बिल्कुल इसके करीब है, अप्रोक्स इनर्शियल फ्रेम। तो ये इनर्शियल फ्रेम होती है, अर्थ को जहां भी लेंगे हम इनर्शियल फ्रेम लेंगे। और अर्थ से जुड़ी हुई कोई भी चीज जो अर्थ की ही स्पीड से चल रही है, हम ये मानते हैं कि अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, बहुत मामूली सा एक्सेलरेशन उसको घुमाने के जो काम आता है वो होता है बस। तो एक्सेलरेशन जो होता है अर्थ में कोई खास नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। तो अर्थ पे मैं खड़ा हूं तो समझो इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ के ऊपर ये रूम बना हुआ है, रूम के अंदर खड़ा हूं तो ये रूम भी इनर्शियल फ्रेम है। तो अर्थ से जुड़ी हुई जितने भी आपके पास फ्रेम्स होंगे वो सब इनर्शियल फ्रेम होंगे, क्योंकि वो अर्थ की ही स्पीड से चल रहे हैं। मैंने बताया कि कांस्टेंट स्पीड से चले या रेस्ट में हो वो इनर्शियल फ्रेम है, और जो फ्रेम जिसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। और उस फ्रेम में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए होंगे सब पे एक फोर्स काम करता है, स्यूडो फोर्स। तो ये फोर्स तभी काम करेगा जब फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा स्यूडो फोर्स लगता है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो उसके अंदर जितने भी लोग खड़े हुए होंगे सब पे एक स्यूडो फोर्स काम करेगा। लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक एक्सेलरेशन के साथ आ रही है, तो जितने भी लोग उसके अंदर खड़े हुए हैं सब पे एक स्यूडो फोर्स काम करेगा, और वो हमेशा उसके मोशन के अपोजिट काम करता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है बेसिकली। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के, नॉट मोशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है। समझ में आ गई होगी बात। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आप लोगों का ड्यूटी है और हम लोगों की ड्यूटी है आप लोगों को पढ़ाना। ओके, थैंक यू।